न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान में अमूमन सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता, वो पीरे तस्मा पा की तरह ओहदे और जमात से चिमटा रहता है। लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सफ़े अव्वल के नामों में सियासत से रिटायरमेंट का रुझान चल निकला है। इस तवील होती फहरिस्त में ताज़ा तरीन नाम शफकत महमूद साहब का है, जो PTI दौर हुकूमत में वफाकी वज़ीर तालीम थे और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथियों में उनका शुमार होता था। शफकत साहब का कहना है कि वो सियासत से इसलिए रिटायर हो रहे हैं ताकि लिखने लिखाने और ज़िंदगी के दीगर कामों पर तवज्जो दे सकें। क्या वाकई ऐसा है या फिर कोई और मसलहत आड़े आ गई है? शफकत साहब कोई भी जवाब दें, इस सवाल पर क़यास आराइयाँ जारी रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात में और भी कई अहम सवालात हैं। क्या शहबाज हुकूमत जिस रास्ते पर गामजन है उससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा? शहबाज हुकूमत का PTI दौर हुकूमत के मुकाबले में अब तक का स्कोर कार्ड कैसा है? क्या PTI की मौजूदा हिकमत अमली इसकी सियासत को आगे लेकर जा रही है या मुश्किलात में उसकी इजाफा कर रही है? और ये सवाल भी लोग बार बार पूछते रहेंगे कि PTI और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक सफ़ा अचानक चाक कैसे हो गया। बात करते हैं शफकत महमूद साहब से। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। ये पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, और मैंने कई दीगर PTI के रहनुमाओं से साबिक़ और जो हाल के ये सवाल किया कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक सफ़ा हुआ करता था वो अचानक कैसे जो है वो फट गया, ख़त्म हो गया। जी देखिए, पहले तो आपने इंट्रो में एक चीज़ कही है, मैं उसका थोड़ी सी तशरीह कर दूं, और वो ये है कि मैंने मुख्तलिफ़ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ किस्म के आज पिछले साल में बयानात दिए। मैंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, मैंने तो कोई पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया था, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। मैं तो पहली दफ़ा मैंने फ़ैसला किया कि मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रिटायरमेंट ली और किसी और पार्टी, और क्लियरली है कि ना कोई और पार्टी ज्वाइन कर रही है ना कुछ और। इसीलिए मैंने रिटायरमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैंने रिटायरमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। जी 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 जी, अब आ जाए सवाल पे। अब जी, जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है कि उसको एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहना और शायद दुरुस्त ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम जो था वो जनरल बाजवा साहब की जो ख्वाहिशात आप कह सकते हैं उनके ऊपर, उनकी वजह से था, और उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी किरदार अदा किया। और उसके बाद भी, और कुछ लोग ये कहते हैं, और काफ़ी ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि उनकी ख्वाहिश थी कि शायद मुझे कोई एक और एक्सटेंशन मिल जाए। पता नहीं ये सही है या नहीं, लेकिन ये लोग बात करते हैं, और वो नून लीग से लेना चाहते थे। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये कोई अफराद का, अशखास का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, अदारे के साथ प्रॉब्लम नहीं था। शफकत साहब ये बताइएगा कि PTI के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो उससे बच सकती थी, या जो उसकी मुहिम जोई थी, जो उसका एक मज़ामती सियासत थी, उसने उसकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया? मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी में, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये जिक्र किया था, हमारी पार्टी में दो आरा थी। एक जिसको आप जारहाना सोच कह सकते हैं, उसमें भी काफ़ी लोग जो थे उसमें उनका यकीन था, और कुछ लोग ऐसे थे जिसमें मैं भी शामिल था, जो समझते थे कि हमें नॉर्मल अपोजिशन की सियासत करने के बाद इंतज़ार करना चाहिए कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और हमें इसके बारे में कोई डाउट नहीं था कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। तो बहरहाल उसकी वजह से कुछ इक़दामात भी ऐसे हुए, कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए, कुछ दूसरी साइड से भी हुआ, तो मामलात जो थे वो, लेकिन उसमें कुछ सियासतदान जो थे, जो हमारे मुखालिफ सियासतदान थे, उनकी लालच का भी बहुत सारा अमल दखल है। ये क्या समझते हैं आपके इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म, उनसे क्या बड़ी भूल हुई कि जिसकी वजह से मामलात इस हद तक बिगड़ गए? क्या उस्मान बुज़दार साहब वो भारी पत्थर थे कि जो PTI के कहते हैं जहाज़ को ले डूबा? मेरा ख्याल है कि बुज़दार साहब का एक रोल जो था वो तो बहुत ज़्यादा था, और उसके बारे में बहुत दफ़ा इजहार भी किया गया, बाजवा साहब की तरफ से भी इजहार किया गया कि इनको रिप्लेस करना चाहिए। सो वो भी एक रोल था, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो क़यास राय हो रही है कि शायद एक्सटेंशन की एक दोबारा ख्वाहिश थी, उसका भी कोई रोल हो सकता है। सो रोल मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं उनका एक रोल था, लेकिन बुनियादी रोल जो था, और मुझे अफसोस है इस बात का कि 5 साल अगर हुकूमत हमारी चलती तो उससे एक तीसरा दौर होना था
कि जिसमें हुकूमतों ने 5-5 साल पूरे किए थे, उससे जमहूरियत मजबूत होती, उससे मौका मिलता कि हम आइंदा भी जमहूरी कदरों के मुताबिक चलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो मुकाम ऐसा आया कि जिसमें जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचा और हमारी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा। अच्छा, और ज़ाहिर है कि उसका जो असरात हैं वो रियासत पर भी आ रहे हैं कि आज जिस मुश्किलात का पाकिस्तान शिकार है। लेकिन वो गेटिंग बैक टू कहते हैं बुज़दार साहब, उनके बारे में कहा आपके जो दीगर सीनियर साथी हैं, वो कहते हैं सिर्फ जनरल बाजवा ही नहीं चाहते थे कि बुज़दार को हटा दिया जाए, PTI के 90% जो थे रहनुमा वो यही चाहते थे। मुत्तफ़िक़ हैं आप इस बात से? हाँ, मेरा ख्याल है इस हद इसमें सच्चाई है, क्योंकि देखें बुज़दार साहब का ताल्लुक हमारी जमात से नहीं था। वो इलेक्शन से तकरीबन 1 माह पहले शायद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और टिकट लिया रहा है, उनको कोई नहीं जानता था। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पार्टी के नुक्ता नज़र से ये थी कि वो पार्टी को नहीं जानते थे। सो उनको हमारा पता नहीं था, हमें उनका पता नहीं था। और उसके बाद जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी शिकायत बहुत सारी आनी शुरू हो गई, उसमें करप्शन की शिकायत भी बहुत सारी थी। तो ये एक काफ़ी हद तक पार्टी में एक ख्वाहिश थी कि बुज़दार साहब जो है उनको हटाया जाए। अच्छा, हमेशा इमरान खान कहते थे जी मैं मेरिट पे सिलेक्शन करता हूँ और मेरा बहुत अच्छा होता है टीम का, तो इतनी बड़ी भूल कैसे हुई? क्या उसके पीछे अवामिल थे कि उन्हें मतलब है कि बुज़दार साहब को लाना पड़ा? कोई उसकी लॉजिकल मंतकी वजह मुझे है? पता इसलिए नहीं है जी नहीं, मुझे इसका इसलिए पता नहीं है कि मैं बुज़दार साहब को पहले जानता नहीं था और ये जो फ़ैसला हुआ उसकी मुशावरत में मैं शामिल नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन इमरान खान साहब के ख़्याल में एक जो उन्होंने कहा कई दफ़ा कि एक मुतवस्सित तबके का एक आदमी जो है मैं उसको लगाना चाहता हूँ ताकि उसको पता हो कि अवाम के मसाइल क्या हैं। तो ये उनकी सोच थी, लेकिन उसमें हमारी कोई मुशावरत, मेरी कम अज़ कम मुशावरत शामिल नहीं थी। चले माजी से हम आज में छलांग लगाते हैं। आज PTI बड़ी मुश्किल में है और बल्कि एक तरह से बहालत जंग भी है, दबाव का शिकार भी है। अब आप बेशक PTI से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बतौर दानिश्वर, कॉलमिस्ट, राइटर, पुराने एक फॉर्मर मतलब ब्यूरोक्रेट के, क्या मशवरा देंगे PTI को कि उसको क्या करना चाहिए कि इन मुश्किलात से निकल सके? क्या उनकी हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए सबकी हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि ये जो एक तनाव का एक पोलराइजेशन इस वक्त मुआशरे में है उसको कम होना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि ये हुकूमत जो है वो बातें कर रही है कि हम पार्टी को बैन कर देंगे। जो पाकिस्तान के मुश्किलात हैं वो एक किसी जमात के या इसी एक शख्स के बस की बात नहीं है, उसमें सारी कौम मिल के जो है वो चले तो तभी बात बन सकती है। और मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को रेडी होना चाहिए एक नेशनल डायलॉग के लिए, और उसमें यकीनन ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिनको खालसा पसंद नहीं करते, लेकिन एक नेशनल डायलॉग बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से मैं हुकूमत को और बाकियों को, ये साथियों को, उनको कहूँगा कि आपका जो एटीट्यूड है वो भी कोई बेहतरी की तरफ ले जाने वाली सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त लड़ाई की नहीं, आपस में मिल के जुल के मामलात को हल करने का है। आप देख रहे हैं टेररिज्म के जो चैलेंजेस हैं, उसके अलावा इकॉनमी के जो चैलेंजेस हैं, तो ये किसी एक के बस की बात नहीं है। अच्छा शफकत साहब, सियासत के पे इससे पहले को और बात करें, ये बताइए जब आपने रिटायरमेंट का सोचा और रिटायरमेंट का इरादा जाहिर किया, यकीनन PTI के कुछ दोस्तों से तो मशवरा किया होगा, उन्हें बताया होगा, किसी ने रोकने की कोशिश की, किसी ने दामन पकड़ा, किसी ने हाथ आपका कहा कि भाई मत जाओ, कहाँ आप इतने अरसे से आप पार्टी के साथ थे, इतने अहम ओहदों पे थे, लाहौर से आपने इलेक्शन जीता उस ज़माने में जबकि मुश्किल हुआ करती थी PTI को, तो रोकने की कोशिश की लोगों ने आपको? देखें आमिर, मैं तकरीबन अगर आपको हकीकत बताऊं तो 2022 में 25 मई में जो हमने मार्च किया था, उसके बाद मैं बीमार हुआ, मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद मेरी दिल की कुछ तकलीफ़ हुई, तो मैंने उसी वक्त पर इरादा कर लिया था कि मैं अब सियासत से रिटायर होना चाहता हूँ। और मुझे आपके प्रोफेशन में बड़ा इंटरेस्ट नज़र आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि आप जानते हैं कि मैं पहले न्यूज़ में कॉलम लिखता था, दोबारा मैंने लिखना शुरू कर दिया है। और सो इसलिए मेरा सियासत में जो भी मैं करना चाहता था मैंने समझा कि मैंने कर लिया है।
तो उसमें फिर बड़े लोगों ने मुझे, एक नहीं कई लोगों ने कहा कि ना करें, और मेरी फैमिली ने के कुछ लोगों ने भी उसकी मुखालफत की। तो उस वजह से वो मामला थोड़ा सा लटक गया। नहीं तो मेरी अपनी ख्वाहिश जो थी वो जून जुलाई 2022 में सियासत से पीछे हटने की थी। दुरुस्त। अच्छा शौकत साहब, हमारा आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वापस मज़ीद सवालात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम शफकत महमूद साहब, साबिक़ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर तालीम। शफकत साहब, अगर मैं कहूँ कि मुआवजना करें, आपने PTI के दौर हुकूमत में खुद आप वज़ीर रहे और अब आप भुगत रहे हैं, हम लोग सब PDM की हुकूमत को इतने अरसे से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे मुआवजना, क्या ये ज़्यादा बेहतर हुकूमत कर रहे हैं, इनके पास ज़्यादा तजर्बा है, इनका स्कोर कार्ड जो है वो बेहतर रहा है PTI से? मेरा ख्याल है स्कोर कार्ड का फैसला आप और मेरे अलावा सारे अवाम ने कर दिया जब 8 फरवरी को इनको इतनी बेपनाह किस्म की शिकस्त हुई, और उसमें आपने देखा कि PTI मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के बावजूद जीती, और बग़ैर सिंबल के थे तब भी जीती। और नून लीग के बारे में तो अब बातें आ रही हैं कि शायद ये भी दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब भी पता नहीं जीते थे या नहीं जीते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा क्लियर है कि PDM की जो हुकूमत थी वो तो इंतहाई नाक़िस और इंतहाई क्या कहें इनकॉम्पिटेंट थी, और अब भी जो सूरत हाल है, सिर्फ इनको मेरा ख्याल है कि एक ये भी प्रॉब्लम है ना कि ये वोटों से तो आए नहीं हैं, इनको ये फॉर्म 47 कह लें या ये मतलब कि उनके पास अवाम का मैंडेट तो है नहीं, अवाम की सपोर्ट है नहीं, तो वो भी उनके लिए एक प्रॉब्लम है। उसके बारे में भी कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग पे प्रेशर रहता है। तो बाकी गवर्नमेंट क्या चला रहे हैं, गवर्नमेंट जो उसमें मुझे आप बता दें कोई एक ऐसा इनिशिएटिव कि जो बड़ा कमाल किया हो। सो मेरा ख्याल है कि वो गवर्नमेंट करना कोई कमाल नहीं हो रहा कि मैं उसका जिक्र करूं कि जी ये हुआ है वो हुआ है। अच्छा, बज़ाहिर जो है वो पाकिस्तान की सियासत बड़ा बंददिली में दिखाई देती है, एक आम आदमी मायूस है, माशी परेशानियां लोगों की बढ़ गई हैं। इससे निकलने के लिए क्या करना होगा, हम सियासतदानों को क्या करना होगा, PDM की हुकूमत को या नून लीग की हुकूमत को, और ख़ुद ज़ाहिर है कि PTI भी स्टेक होल्डर है, किस तरह से निकलेंगे? देखिए आमिर, बड़ी देर से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैंने भी इसके बारे में, मुझे याद पड़ता है कि 2008 या 7 में भी एक कॉलम भी लिखा था, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने, और भी अब भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। असल बात यह है कि हमारे जो मसाइल और चैलेंजेस हैं उसके लिए हमारी सारी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, सिर्फ सियासतदानों को नहीं, उसमें जुडिशरी को भी बैठना पड़ेगा, उसमें फ़ौज को भी बैठना पड़ेगा, उसमें सिविल सोसाइटी को बैठना पड़ेगा, उसमें मीडिया के लोगों को बैठना पड़ेगा, उसमें जो भी मतलब ये जो ख्वाहिश है कि पूरी कौम इकट्ठी हो जाए, मसला तो हुक्मरान अशराफिया का है ना, कौम तो बेचारी मतलब है, आम आदमी की तो इतना ना से है ना उसका मिल बैठना जरूरी है नहीं है, जिसका असल तो मसला हुक्मरान अशराफिया का है हमारा। जी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जी जी, जिन लोगों को मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी अशराफी ही है। मसला आप भी माशाल्लाह कौम से बात शुरू की तो मैंने कहा कौम तो बेचारी ऐसे ही। जी नहीं, मतलब मेरा कहने का ये था कि हमारे जो चैलेंजेस हैं ना वो इतने ज़्यादा हैं कि वो एक पार्टी या एक शख्स की बस की बात नहीं है। उसमें हमें, और जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं होल ऑफ द नेशन अप्रोच चाहिए, सबको मिल के मसाइल हल करना चाहिए। और ये मैं तनकीद करूँगा PTI में कि जो PTI का जो एक स्टांस रहा है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, ये भी गलत है, बात करनी चाहिए। क्या समझते हैं वैसे कि जो मुतनाज़ा किरदार हैं, जो मुतनाज़ा PTI में हो, चाहे नून लीग में हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, अगर वो हट जाएं और नई क़यादत को मौका दिया जाए, वो आपके ख्याल में कोई रास्ता हो सकता है? नहीं, कौन हटेगा और कौन हटाएगा? आपको पता है कि शायद टेक्निकली स्पीकिंग तो मैं वाहिद सियासतदान हूँ जिसने रिटायरमेंट ली है। मतलब कौन कैसे हटाएगा? कोई खुद तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं समझ आती कि वो और अगर आर्टिफिशियल तरीके से हटाने की कोशिश करेंगे तो वो आपने देख लिया पिछले 75-76 साल में कि कई लोगों को हटाया गया, फिर वो वापस आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हटाने वाली बात जो है वो इशू नहीं है। इशू ये है कि इंस्टीट्यूशनली बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आप इकॉनमी को ले लें, अब प्राइवेटाइजेशन जो है मेरा ख्याल है उसके बगैर चारा नहीं है।
लेकिन एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, एक कोर्ट्स के साथ बात करने की ज़रूरत है कि जिस तरह अब इफ्तिखार चौधरी ने इतना नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को कि जो स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन थी वो रोक दी, फिर रेकोडेक में जो नुकसान पहुँचाया। सो इस तरह जुडिशरी को साथ लेके चलना ज़रूरी है, क्योंकि जुडिशरी के स्टे ऑर्डर्स जो हैं उनकी वजह से कौम को बहुत नुकसान हुआ। सो कुछ कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाने पड़ेगा कि जिसके अंदर जहाँ पे ब्रॉड इश्यूज पे एक इत्तेफाक राय हो। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि हुकूमत का जो पीटीआई पे पाबंदी का इरादा है, आपके ख्याल में मास्टर स्ट्रोक है उनका या फाश गलती है? और वो जो कहते हैं कि पीटीआई एक इंतशारी टोला है, दहशतगर्द है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं तो कहूँगा कि फाश से भी बढ़ के ये जो गलती है ये फाश से भी बढ़ के है, क्योंकि अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर रियासत में और अवाम में खलीज बढ़ जाए और ऐसे मौके पे जिस वक्त कि आपको टेररिज्म के भी चैलेंजेस हैं, बाकी भी चैलेंज है, और ये खलीज बढ़ती जाए। अब अगर आपने पीटीआई को बैन किया, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, जिसके अंदर अवाम जो है वो पीटीआई के, तो क्या अवाम जो है वो रियासत के साथ जुड़ जाएंगे या रियासत से दूर होंगे? तो इसलिए ये तो इंतहाई गलत फैसला अगर इन्होंने किया, तो मेरा तो ख्याल है कि इनके बस की बात नहीं है कि ये आगे चले। लेकिन अगर ये इन्होंने चलाने की कोशिश की तो ये कौम के साथ एक मजाक होगा, और अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पीटीआई को बैन करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है कि जो इसके सीनियर वज़रा हैं हुकूमत के, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने मेल्टडाउन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो रहा है। आपके ख्याल में जिस तरह की मज़ाहमत है, जिस तरह की इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि ये हुकूमत और ये जो पार्लियामेंट है अपनी मुद्दत पूरी करेगी? क्या तजुर्बा कहता है आपका? आमिर, ये बड़ा मुश्किल है कहना कि पार्लियामेंट पूरी करेगी नहीं करेगी, या हुकूमत कह लें आप। पाकिस्तान के हालात इतने अनसर्टन हैं कि उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना जो है वो तो मुनासिब नहीं है। हाँ, हुकूमत के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि जो इतनी खोखली है, जिसकी आवाम की सपोर्ट ही नहीं है, वो तो इस बात से घबरा गई कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीट्स का डिसीजन दे दिया, अब वो कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि हुकूमत के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि ये मुतज़लज़ल है। बाकी क्या निज़ाम भी साथ लपेटा जाएगा, मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। सो मैं तो फिर कहूँगा कि ये जो एक लड़ाई मार कुटाई वाली सियासत है, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो, चाहे हुकूमत की हो, चाहे और किसी अदारे की तरफ से हो, इससे आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अदरवाइज़ कौम हम आपस में लड़ते रहेंगे और अवाम जो है वो पिसते रहेंगे, मुल्क को नुकसान होगा, अवाम को तकलीफ होगी। अच्छा, मैंने कहा पेशगोई वाली बात आपने जैसे हुकूमत के बारे में कही, लोग बड़ा आपके जो इमरान खान के हिमायती हैं या उनके मुखालिफ नक़ाद हैं, एक ही सवाल करें, आपको लगता है कि वो जल्द छूट जाएंगे या उनके लिए जो है रिहाई की मंजिल करीब है, आपको बहुत दूर नजर आ रही है? क्योंकि उनके बाद सपोर्टर्स कहते हैं कि जी छूटने वाले हैं, लेकिन जाहिर है कि वो ऐसा नहीं हो रहा। जी नहीं, मेरा तज्जिया ये है कि फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखें तो आपको नज़र आएगा कि जब एक मुकदमा ख़त्म होता है तो दूसरा हो जाता है। तो मुझे उनका, और जब मैं सुनता हूँ कि वफाकी वज़ीर जो हैं मसलन एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि इनको 5 साल अंदर रहना चाहिए, और भी लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये हुकूमत उनको किसी न किसी तरीके से अंदर ही रखेगी, बाहर नहीं आने देगी। अच्छा, ये बताइए कि जो कुछ मेरी आपकी ही पार्टी के लोगों से गप हो रही थी, यानी कि साबका पार्टी से, अब तो आपको उस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, उनका कहना है कि जी ठीक है, उनके शफ़क़त महमूद साहब का लिखने पढ़ने का शौक़ अपनी जगह, लेकिन कुछ वो दिल बर्दाश्ता हो गए थे पीटीआई की सियासत से, और कुछ मतलब है ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जिस पे बहुत नाखुश थे। क्या 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 सच है? ये देखें आमिर, मैं 11 साल तहरीक इंसाफ में रहा, उसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हुई जिनसे मैं खुश हुआ, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिनसे मैं नाखुश हुआ। अब मैं उनको तारीख पूरी बताना शुरू करूँ कि मैं खुश था या नाखुश था, मेन पॉइंट ये है कि अगर मैं नाखुश होता, मसलन मैंने पिछले इलेक्शन में टिकट के लिए अप्लाई किया, ये वो हल्का था जिस हल्के से मैं 2013 में लाहौर से मैं वाहिद कैंडिडेट था पीटीआई का जो जीता, और 2018 में 25,000 की लीड से जीता।
तो मेरा, लेकिन जब मुझे टिकट नहीं दिया तो मैंने विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद ये नहीं कि मैंने गुस्से में आके फ़ौरन कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैंने पार्टी में भी रहा, मैंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। लेकिन मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे यकीनन ऐसी चीज़ें कई हुई जिनसे मुझे इख्तलाफ था या पर लेकिन वो पार्टी के अंदर सोच तो होती है, घर में भी सोच होती है मुख्तलिफ लोगों की। लेकिन अभी जो मेरा फ़ैसला है इसका एक्चुअली मैं और चीज़ें करना चाहता हूँ। और मुझे मतलब है कि मैं कोई मरूसी सियासतदान तो हूँ नहीं। मैं तो आपको पता है क्या कहते हैं शफकत साहब के है जनू तेरा नया पैदा नया वीराना कर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और उसकी सियासत के ऊपर। हमारे साथ और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर बहालत जंग में नजर आ रही है। उसके मरकजी सेक्रेटेरिएट पे इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ताला लगा दिया है। वजह यह बताई गई है कि वहाँ फायर सेफ्टी यानी कि आग बुझाने के मुनासिब इंतजामात न थे। हमारी दुआ है कि कराची मेट्रोपॉलिटन समेत तमाम शहरी हुकूमतों को अल्लाह मियां ऐसे ही इक़दाम करने की तौफीक अता फरमाएं, यानी कि फायर सेफ्टी के ज़ाब्तों का इतलाक़ तमाम इमारतों पर हो। अगर सिर्फ इख्तिलाफ के दफातर तक ये मामला महदूद रहा तो लोग कहीं इसे सियासी इंतकाम न समझ बैठें। लेकिन हमें यकीन है कि PTI के दफातर को जो सील करने का कदम इस्लामाबाद की इंतजामिया ने उठाया है वो सिर्फ और सिर्फ मफाद आमा में है। इसका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। वैसे PTI के मरकजी गेट पे छाप और गिरफ्तारियों का मुकदमा हाई कोर्ट पहुंच गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PTI ने गिरफ्तारियों और पार्टी ऑफिस पे छापे के खिलाफ इस्लामाबाद में आज अलामती भूख हड़ताली कैंप सजा लिया है। इसमें एहतजाज पर बैठने वालों में बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम और असद कैसर के नाम नुमायां हैं। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मंजरनामे पर, जहाँ सूबाई हुकूमत को मुख्तलिफ महाजों पर बढ़ते हुए दबाव का सामना है। एक तरफ दहशतगर्दी का फ्रीत है तो दूसरी तरफ मरकज़ से बढ़ता हुआ तनाव और कशीदगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर पार्टी के कारकुनों का बढ़ता दबाव भी है, जो मुतालबा कर रहे हैं कि वो मुश्किलात की शिकार जो मरकज़ी क़यादत है उसको सहारा देने के लिए ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करें। अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दे रहे हैं मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा जनाब मोहतरम बैरिस्टर सैफ साहब। सैफ साहब, हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं कि ठीक है, फ़ौज अपना काम करी, सूबाई हुकूमत और पुलिस की क्या कारकर्दगी है, क्या आप लोगों का अभी तक वो रहा है, इस हवाले से क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये सवाल बिल्कुल मुनासिब है, जायज़ है। और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी अमन व अमान की सलामती है, लॉ एंड ऑर्डर। वो बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस उस सिलसिले में अपनी इस्तेदाद और अपने वसाइल के मुताबिक जितना भी परफॉर्म कर रही है, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ही परफॉर्म कर रही है। और उसकी वजह यह है कि अगर दहशतगर्दी का तनाज़र देखा जाए तो जितने यानी इंटेंसिटी के साथ ये और तसलसल के साथ ये वाक़यात दहशतगर्दी के हो रहे हैं, तो पहला ब्रंट तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ही उठा रही है। हर रोज तकरीबन अगर मैं शहादतों की बात करूं तो हमारे सैकड़ों में सिर्फ पुलिस एहलकार इस साल ही जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में जख्मी हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारी पहली दिफाई लाइन ही पुलिस है। और मैं ये समझता हूँ कि बेशबहा कुर्बानियां हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की। लेकिन एक बात जरूर जहन में रखें कि एक है अमन व अमान की सूरत हाल, वो यकीनन पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन जहाँ पर सलामती की सूरत हाल यानी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ओवरऑल तनाज़र में ये जो मसला है, ये एक जिसको आप कह सकते हैं कि एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इंसर्जेंसी है। और उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। और उसमें वफाकी इदारों के तावन के बगैर सूबा जो है वो रोल और वो किरदार अदा नहीं कर सकता। अब हम यही कर रहे हैं कि हम अपनी CTD को जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है उसको हमने डेवलप किया है। इस साल भी हमने तकरीबन 7 अरब रुपए उनके लिए बजट रखा है ताकि वो नए हथियार, नया इक्विपमेंट, आलात और साथ ही साथ मजीद अपनी जो अफरादी कुव्वत है उसको बेहतर बना सके, तरबियत को बेहतर बना सके। ये वफाकी हुकूमत से क्या तकाजा है आपका, उनसे किस किस्म की मदद चाहिए आपको? देखें आमिर साहब, वफाकी हुकूमत का तो मेन रोल है नेशनल सिक्योरिटी में। और उसकी वजह यह है कि देखें, आपको वसाइल चाहिए, वसाइल के अलावा आपको तकनीकी सपोर्ट चाहिए, तावन चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूंगा
कि टेलीकम्युनिकेशन है, जिसको ये इलीगल स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया है ये नए तनाजुर में, जिसमें ये साइबर क्राइम्स हैं, जिसमें ये हुंडी और हवाले का कारोबार है, जिसमें इलीगल ये जो गैर कानूनी तौर पर अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, इनका काम है, जो कि तमाम दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती हैं। क्यों? अच्छा, उसके अलावा नारकोटिक्स का इशू है, मनशियात का, ये सब एक नेक्सस और एक रिश्ता है इनका दहशतगर्दी के साथ। इस तमाम ये जो 4 मैंने नाम लिए, इनके अलावा और बड़े इश्यूज हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आते हैं, उनके दायरे इख्तियार में आते हैं। वो ऐसे कि साइबर क्राइम, मतलब अगर नेट पर कोई गैर कानूनी मवाद जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता हो, तो वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी उसको कंट्रोल करने की, और FIA उसकी जिम्मेदार है, वो वफाकी इदारा है। साथ ही साथ जो बॉर्डर की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से जो या दहशतगर्द एंटर होते हैं, या गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां होती हैं, या नारकोटिक्स आता है, वो सारे का सारा बॉर्डर पे सिक्योरिटी तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं करती, वो वफाक की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि वफाक को जितना ताउन करना चाहिए वो ताउन हमारे साथ नहीं हो रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये बात बगैर किसी ले तो लाल के इजहार करूंगा कि फौज, जो कि बुनियादी तौर पर एक वफाकी इदारा है, लेकिन बेहतरीन अंदाज में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ ना फौज का काम है, ना सूबाई हुकूमत की पुलिस का काम है, ये इसका एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में 80% जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की। ये जो आप फरमा रहे कि 80% जिम्मेदारी जो है वफाकी हुकूमत की है, उसमें किस किस्म का टेंजिबल डिमांड्स क्या हैं, क्या मुतालबात हैं आपके 2-4 के जनाब ये काम अगर वफाकी हुकूमत कर दे तो, यानी कि अगर वसाइल पैसे आपको ज़्यादा चाहिए, किसी और तरह की सहूलत चाहिए, क्या है वो 2-4 बड़े मुतालबात? जी, सबसे पहला मुतालबा ये है, और मैं बिल्कुल फिर वही बात है, थोड़ा ब्लंट बात करूंगा, कि वफाकी हुकूमत के जो जिम्मेदार हैं बशमूल वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा, उनको दहशतगर्दी के हवाले से जब भी अपना मुंह खोलें तो सियासत ना करें, बल्कि टेंजिबल बात करें, और वो बात करें जो सारे मुल्क के लिए हो, सिर्फ एक सूबे को निशाना बनाने के लिए, PTI को निशाना बनाने के लिए ना हो। यहाँ पर मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि 590 मिलियन का कहा गया कि हमें 590 अरब रुपए हमें दिए गए CTD को बनाने के लिए। ये वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की कौमी असम्बली में, बिल्कुल फैक्चुअली गलत बात थी। हमें CTD के लिए नहीं दिए गए, हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें नहीं दिए जा रहे। ये पैसे स्वात में दहशतगर्दी के खिलाफ 2009 के ऑपरेशन के बाद तामीर नौ और बहाली के कामों में दिए गए थे, जो वहां खर्च हुए। अब जब मुल्क का वजीर आजम ही गलत बयानी कर रहा हो, जब मुल्क का वजीर दिफा गलत बयानी कर रहा हो, तो इसका डायरेक्ट फायदा दहशतगर्दों को है। अब मैंने वसाइल की बात की, वफाक के ज़िम्मे हमारे पैसे, अगर हमें हमारे वसाइल दिए जाएंगे, माली वसाइल, तो तब हम इन्वेस्ट कर सकेंगे दिफा में, अमन अमान की जो इदारे हैं उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट में, उसके इस्तेदाद और सलाहियत बढ़ाने में। हमें मसलन CTD के लिए इक्विपमेंट चाहिए, हमारे पास वो रकम नहीं है जो हमें दरकार है। इसी तरह पुलिस को हमने डेवलप करना है, उनको नए आलात देने, उनको बुलेट प्रूफ जेटें देनी है, उनको बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां देनी है उनको। ये जिस तरह के दहशतगर्द अमेरिका के जाने के बाद उनके हाथों में जो जदीद तरीन असला और टेक्निकल इक्विपमेंट आ गया है, उसके मुकाबले के लिए हमें भी अपनी पुलिस को और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनको उतना डेवलप करना पड़ेगा, जो कि बदकिस्मती बेहतर असला और वसाइल चाहिए। अच्छा, एक और मौजू की तरफ, मौजू के इसी से जुड़ा हुआ है कि हम देखते हैं कि जो आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब, वो इतने ज़्यादा फाल नज़र नहीं आए। बन्नू का वाक़या हुआ कि उन्होंने वीडियो पैगाम तो दिया। अच्छा, लोग फिर मुआजना करते हैं वज़ीर आला पंजाब से भी कि भाई मरीम नवाज़ साहिबा हर जगह नज़र आती हैं, वज़ीर जो आपके वज़ीर आला हैं वो इतना ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं है, इतने फाल नहीं हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, मेरे ख्याल में ये तो मुवाजना अगर कोई करता है तो वो बिल्कुल गलत चीज़ों में मुवाजना कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की जंग में बिल्कुल लीडिंग पोजीशन में है, कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। बनू के वाक़े में एक सेकंड हर चीज़ पे नज़र थी, और अगर आप काफ़ी डेवलपमेंट्स देंगे, फौरी तौर पर इंतज़ामिया को कहा गया, उनके डायरेक्ट राब्ते हुए, जो एहतजाज करने वाले थे, मुजाहिरीन थे, उनको एंगेज किया गया, उन फौरी तौर पर विदिन आवर फायरिंग हुई थी, लोग जख्मी हुए थे, उसके बावजूद चंद घंटों के अंदर अंदर अमन बहाल हुआ, मुज़ाकरात हुए। कल जो अमन कमेटी आई वहाँ पे बनू ही के थे सब नुमाइंदे, वो आए, उनके साथ एंगेज हुए। हमने परसों के लिए दरख्वास्त की है अब एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने की। बनू जा रहे हैं, वो खुद जा रहे हैं वहाँ पे, डायरेक्ट भी वहाँ बात करेंगे उनके साथ, बल्कि जो अमन कमेटी है उन्हीं की दावत पे जा रहे हैं। हमारे आला तरीन जिम्मेदार जो हैं वो वहाँ भेजे गए, और हमारे वज़रा वहाँ मौजूद थे, हमारे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान वहाँ मौजूद थे। तो ये बात कहना
तो मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी अगर कोई कंपेयर करे। और वो टिकटॉकर वजीर आला हैं मोहतरमा, वो तो सारा दिन मेरे ख्याल में 10 लाख रुपए का तो वो सिर्फ कपड़े पहन के जो है वो फैशन शो ही होता है वहां पे, और क्या होता है। और अगर खुदा ना खासा कहीं एक पटाखा भी फटा तो शायद वो आपको पंजाब में नहीं, लंदन की एजवेयर रोड पे घूमते हुए नजर इस मौजूद पे फिर कभी आपसे बात करते हैं, लेकिन ये बताइए कि जो आपने बन्नू अमन कमेटी या जिरगा की बात की, क्या पैगाम लेकर आया था वो, क्या पैगाम दिया उन्होंने वज़ीर आला को? देखें जी, उनके मुतालबात हैं आम पब्लिक के, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हैं इनमें कुछ मसाइल हैं जिसमें आम लोगों के अपने मुतालबात हैं, जिनमें वो ये चाह रहे हैं कि फौज की बजाय, फौज फ्रंट लाइन पे आने की बजाय पुलिस उनको हैंडल करे। जहां पर आवाम घरों की तलाशियां लेनी हो, जहां पे सिविल आबादी में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो फौज की बजाय पुलिस करे, क्योंकि फौज के साथ शायद वो इजी नहीं फील करते। शायद वो ये समझते हैं कि उसमें चूंकि पुलिस मकामी होती है, पुलिस सिविलियन होती है, तो उनके साथ वो इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि ये जो वाकयात हुए हैं इनकी तहकीकात, किसने क्या किया, किसका क्या रोल था, अगर इंतजामिया के किसी इदारे की गफलत है उनको टास्क पे लिया जाए, मतलब दे शुड बी टेकन टू टास्क। अगर कोई और दहशतगर्द आए हैं और दहशतगर्द जो हैं उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाए, जख्मियों को और जो शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन दी जाए। तो यही मुतालबात हैं। और साथ ही साथ यह है कि रेगुलर तरीके से जो है इस मामले को एपेक्स कमेटी में डिस्कस करके जो दूर रस और जामे इकदाम हैं उनकी जरूरत है। अच्छा, ये अब काफी दिन हो गए बन्नू के वाकये को, इसके अमन का कहते तबाह करने के जिम्मेदार कौन है? वफाकी हुकूमत की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि पीटीआई के कारकुन जो हैं वो मुलविस थे। जी आमिर साहब, देखें, वफाकी हुकूमत के पास है तो कुछ भी नहीं, यही इल्जाम की सियासत है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे यही जिक्र किया था कि अगर ये लोग अपना मुंह बंद रखें और या अगर खोलना ही है तो फिर ऐसी बात करें जो कि आग पर तेल छिड़कने की बजाय आग पर कोई क्या कहते हैं पानी जो है वो हो, ताकि वो आग जो है वो मजीद ना बढ़ के। इस तरह के इल्जामात से यकीनन शायद किसी को सियासी फायदा या दिली तस्कीन तो हो, लेकिन नुकसान कौमी तौर पे होता है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। खैबर पख्तूनख्वा ही है, अवाम और हुकूमत और पुलिस और हमारे इदारे, कुर्बानियां कौन दे रहा है? आमिर साहब, क्या ये लोग जो इल्जाम, क्या ख्वाजा आसिफ खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ है, क्या अता तारड़ बैठा हुआ है? बैठे तो हम हैं, खतरा तो हमें होता है, हमारे लोगों का है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। तो इसलिए ये बात करना बिल्कुल गलत है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिल्कुल अलर्ट है, अपनी जिम्मेदारी से आगाह है। इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ये करना चाहिए कि जो हमारे बकाया जात इन्होंने अरबों रुपए के रखे हुए हैं वो ये हमें वापस करें, ताकि हम अपने सूबे की तरक्की पर, माशी तरक्की पर और दिफाई तरक्की पे लगा सकें। और ये जो मईशत की बदहाली की वजह से, बेरोजगारी की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है और इस तरह के वाकयात के फिर वो सहारा लेकर या बहाना बना के लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं, वो कम से कम हो, लोगों को रोजगार मिले और हम तरक्की कर सकें, मईशत का पहिया चले। अच्छा, एक क्योंकि आपका शुमार, आप सिर्फ तर्जुमान ही नहीं है केपी हुकूमत के, उनके मुशीर इत्तलात ही नहीं है बल्कि सीनियर रहनुमा भी हैं पीटीआई के। ज़रा हट के सवाल के ये बात कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो है जीएचक्यू के सामने एहतजाज का हुक्म देने का इतराफ़ किया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ ये उन्हीं इल्जामात की एक सिलसिला है, एक चेन ऑफ एलिगेशंस है, बेसलेस, बायस और बिल्कुल झूठे इल्जामात, ये उन्हीं के एक सिलसिला है। इमरान खान ने, मुझे नहीं पता, मैंने तो कोई ऐसी बात इमरान खान के मुंह से नहीं सुनी, ना मैंने फ्रेंकली कोई ऑडियो ऐसी सुनी है, बस इल्जामात ही लगाए जा रहे हैं। असल में वो हमारी पश्तो में एक वो कहावत है कि जब किसी को पकड़ना होता है तो वो जो है ना वो पानी को गंदा किया जाता है, वो भेड़िया पानी को गंदा करता था ताकि भेड़ के बच्चे को खाने का बहाना मिल सके। ये बेसिकली पीटीआई को तंग करने के लिए, पीटीआई को उलझाने के लिए इस तरह के इल्जामात लगाते हैं कि हम जैसे मतलब कौम के दुश्मन हैं। इमरान खान से ज्यादा फौज का से मोहब्बत, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वालों से मोहब्बत करने वाला शायद ही कोई हो। मेरे ख्याल में इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में शायद आखिरी आदमी होगा जिस पर यह इल्जाम लगाया साहब साहब बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, बात यह है कि प्रोग्राम को अगर हम कंक्लूड करें कि जिम्मेदारी का सबूत सबको देना है, तवाज़ुन से बात सबको करनी है, चाहे वो केपी की सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।